नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं नए साल के पहले दिन कुछ नए इरादों के बारे में, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपने अपने जीवन में देखे होंगे। उस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते और न मैं उन्हें देखना पसंद करता हूं कि बहुत सारे शेर हैं, आप कहीं से उठा लो, मैं कह दूं कि ये पत्थर उछालो, आसमान में छेद कर दो, आंधियों से कह दो औकात में रहो। ये घिसे पिटे 10-20 शेर सबको पता है और सब बोल सकते हैं, पर आप बार बार इनको सुनते आ रहे हैं और 2 दिन बाद आप भूल जाते हैं और फिर उस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आप कुछ ऐसा डिसीजन अपने जीवन में नहीं ले पाते जिससे बदलाव आए, जिससे ये लगे कि आपने जो पिछले वर्ष गलतियां की उसमें सुधार हो सकता है। आपने जो असफलताएं प्राप्त की वो सफलताओं में बदल सकती हैं। कुछ ऐसा करने की जरूरत है। और जहां तक आप जिस तरीके से वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे मीठे मीठे सूत्र में बता दूं कि आपका बेड़ा पार हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ही कठिन सूत्र है। और मैं विद्यार्थियों के लिए लोक लुभावन जिस तरीके की घोषणाएं होती हैं या बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश करके उदाहरण देकर आपको मोटिवेट किया जाता है, वो मुझे नहीं आता। यदि आप वैसी उम्मीद लेकर आए हैं तो यहां पर आप बिल्कुल गलत आए हैं। आप वापस लौट जाएं, किसी और का वीडियो देखें। मैं कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने के लिए कहूंगा जो आपको प्रथम दृष्टया ऐसे लग सकते हैं कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन यदि आप वो कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं जो सपना आपने देखा है, वो सपना आप साकार कर सकते हैं। पहला टेस्ट मैं आपका अभी लाइव इसी माध्यम से लेना चाहूंगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अब उसमें देखो हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो पहले से जॉब में हो, उन पे बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन जो विद्यार्थी बेरोजगार है और तैयारी कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं या शुरुआती दौर में है, उनको असफल भी देखो, जब तक आप हथियार नहीं छोड़ते आपको असफल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सफलता जल्दी प्राप्त करें, उसके लिए कुछ ऐसे समीकरण हैं जो वास्तव में कारगर साबित होते हैं। उन्हीं के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यदि आप कर सकते हैं, देखिए मैं फ्रेम में फिर से आता हूं। सबसे पहले यदि आप कर सकते हैं तो आप अपना मोबाइल लीजिए और इसमें से जो सोशल मीडिया से संबंधित प्लेटफॉर्म है उनको हटा दीजिए। मैं आपको अभी 60 सेकंड का समय देता हूं। यदि आप अभी कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे आने वाली बातों से भी नहीं घबराएंगे। अगर आप यही नहीं कर सकते तो फिर तो देखो मुश्किल है। अब बहुत सारे मैं कल से देख भी रहा हूं सोशल मीडिया पे घोषणा करके जाते हैं कि अब मिलते हैं 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, मैं फेसबुक छोड़ रहा हूं, नहीं मिलूंगा इंस्टाग्राम पे। और फिर कमेंट पढ़ते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कहेंगे भाई नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, या आप अच्छे वीडियो शेयर करते हो, या आप अच्छे स्टेटस लगाते हो, या नहीं भाई ऐसा, मतलब आप घोषणा करके क्यों जाते हो? आप हाथ में मोबाइल लो, 60 सेकंड होने वाले हैं वैसे, मैं गिन रहा हूँ। आप मोबाइल लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके स्नैपचैट, ट्विटर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उनको हटा दो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हटाने जा रहा हूँ या मैं नौकरी के लगने के प्रयास में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इसका त्याग कर रहा हूँ। आप ऐसा कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं कर रहे हैं। आप हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, पहला स्टेप यही है। इससे आपकी 50% समस्याओं का निजात हो जाएगा। इतना मत सोचिए, हटा दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी आपको लगता है कि इसमें मैं समय देता हूं दिन का 10 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, वो सब हटा दीजिए। किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। आपको सिर्फ किताबों की आवश्यकता है और आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे भी यदि आप देखिए, मेरा तो काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। यूट्यूब पे भी आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है तो यूट्यूब भी हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप यूट्यूब पे कुछ आपको ऐसे कुछ चैनल्स पे वीडियो देखते हैं टीचिंग के, जो आपके लिए जरूरी समझते हैं, तो भले, नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब पे भी कभी भी सब ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और भी कहते हैं कि बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन मिल जाए। अरे ऐसा कौन सा जरूरी जो नोटिफिकेशन है जो आपको चाहिए? आप जरूरत होगी तो सर्च करके कोई वीडियो देख लेना। बार बार ये दिन में जो नोटिफिकेशन आते हैं यही तो आपके आधे दिन को खा जाते हैं। आप उस नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर कुछ और देखने लग जाते हैं, फिर रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो पहला स्टेप तो यही है, यदि आप गंभीर रूप से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटा दें, तुरंत हटा दें। आप सोचे नहीं कि मैं लिख के आऊंगा कि मैं हटा दूं। घोषणाएं नहीं करनी होती। दूसरी बात, आप जब तैयारी करें तो पूरा मन लगाकर करें, मेहनत करें, ये बात आप सबको कहते हैं। लेकिन आपकी आदत क्या है कि आप पहले घोषणा करने में विश्वास रखते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफ़ॉर्म छोड़ते हैं तो पहले घोषणा करते हैं। इसी प्रकार से आप नौकरी लगने के बारे में भी घोषणा करने लग जाते हैं। अपने स्टेटस ऐसे लगाने लगाने लग जाते हैं। आप ऐसा कुछ लिखने लग जाते हैं कि मैं कुछ कर दिखाऊँगा, मैं ये करके दिखा दूँगा, अब की बार मैं ये बन के दिखा दूँगा। अरे आप घोषणा किसके सामने कर रहे हैं?
वो आपके ऊपर दबाव बनाती है वो चीज़। क्योंकि पहले आप सब लोगों को कह देते हैं और वैकेंसियाँ कम होती हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। आप अतिरिक्त दबाव में जीते हैं कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? ये आप अपने मन में सोचिए कि जब आप पहले से किसी चीज़ की घोषणा कर देते हैं और फिर आपको बीच-बीच में वो बात परेशान करती है कि मैंने इतने लोगों तक ये बात तो पहुँचा दी कि मैं अब की बार कुछ कर दिखाऊँगा और यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? होता कुछ नहीं है, सिलेक्शन तो बहुत लोगों का नहीं होता, तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन आपको घोषणाएँ करके अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये 2 बातें हैं मुख्य तौर पे। इसके अलावा जब भी आप तैयारी करें तो अपना आकलन खुद करते रहें कि मैंने जो आज के लिए लक्ष्य तय किया था या पिछले हफ्ते के लिए लक्ष्य तय किया था, क्या मैंने वो पूरा कर लिया? हर विद्यार्थी रोजाना पढ़ने बैठता है तो सोचता है कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा ही। जो अच्छे से तैयारी करते हैं वो ये सोच के सोते हैं कि कल मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। उठते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं आज ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा और आप सोचते हैं कि 1 हफ्ते में ये मैं ये निपटा लूंगा, ये 1 महीने में निपटा लूंगा। तो आप रोजाना 2-5 मिनट का समय निकालकर जब आप सोते हैं तो आप सोचते ये सोचना कि क्या मैंने जो सोचा था आज जो पढ़ने का या पिछले 1 हफ्ते में पढ़ने का, क्या मैंने उसको पूरा किया है? और पूरा नहीं किया है, तो उसके पीछे कारण क्या रहे? अगर वो टॉपिक लेंथी था, उसमें समय ज़्यादा लग गया तो अलग बात है। नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट किस कारण से हुए? आपका समय आपने और कहाँ लगाया जिसके कारण आप वो अपने जो लक्ष्य थे उसको पार नहीं कर पा रहे? ये छोटे-छोटे लक्ष्य होते हैं, जिससे ही हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बात, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, विद्यार्थी मेरे पास ये बहुत पूछते हैं। जैसे आजकल मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और जैसे ही 3rd ग्रेड का एग्जाम राजस्थान में खत्म होगा, मेरे पास ऐसे विद्यार्थियों की मैसेजेस की बाढ़ लग जाएगी जो मुझसे ये पूछेंगे कि क्या सर मैं 4 महीने के अंदर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ क्या? और अभी मैसेज आ रहे हैं, क्या मैं सर 5 महीने के अंदर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ क्या? ये नियमित रूप से प्रत्येक एग्जाम के पहले विद्यार्थियों के मैसेज में पढ़ता रहता हूँ और ये मुझसे पूछते जाएंगे विद्यार्थी। और शिक्षकों से भी पूछते रहते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी विद्यार्थी यदि अच्छे तरीके से तैयारी करता है, तो वो 4 से 6 महीने के दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा की बढ़िया तैयारी कर सकता है। लेकिन इसमें आप खुद सोचिए, उसका सिलेबस देखिए, उसके पहले के पेपर देखिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि आप उन सब्जेक्ट में कितना कंफर्टेबल हैं। 2 एग्जाम साथ-साथ हैं, तो किसकी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ सीटों का आकलन मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि आप किसकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये जो आप उदाहरण देखते हैं कि 4-6 महीने पढ़ के भी किसी ने फर्स्ट ग्रेड में सफलता प्राप्त कर लिया, सेकंड ग्रेड में सफलता प्राप्त कर लिया, कोई और एग्जाम पास कर लिया, उन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। बैकग्राउंड में सिर्फ परसेंटेज नहीं आते, बैकग्राउंड में ये आता है कि आपके जो सब्जेक्ट जिस एग्जाम से रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट हैं, उनमें आपका बेसिक कितना अच्छा है। यदि आपका बेसिक अच्छा है, आपको ठीक-ठाक हिंदी आती है, आपको ठीक है इंग्लिश आती है, आपको गणित, विज्ञान, आप ऑलराउंडर टाइप के विद्यार्थी रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में भी ज्यादा चीजें कवर कर लेते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं होते, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छा करने की उनकी क्षमता नहीं होती या पीछे उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, उन्होंने उन अलग अलग विषयों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि वो कम समय में ज्यादा चीजों को पार कर पाए। तो ये आपको खुद सोचना होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे जैसे या किसी और टीचर से बार-बार ये पूछना चाहिए कि मैं इतने दिन में सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, या मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। पता आप सबको है कि आप इसके इतने समय में तैयारी करने के योग्य है या नहीं है, या आप इतने समय में इसको पार कर सकते हैं या नहीं है। मतलब कन्फर्म किसी को नहीं होता कि मैं लग ही जाऊँगा। लेकिन आपके अंदर वो है कि हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ। वो यदि ईमानदारी आपके अंदर है और आपको अंदर से पता होता है कि मैं इसकी कितनी तैयारी कर सकता हूँ, इसके नज़दीक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, सिर्फ़ आप दूसरों के मुँह से कहलवाना चाहते हैं। वो नहीं, अपना आकलन खुद कीजिए कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, मैं किसमें बेहतर कर सकता हूँ और उसी के अनुरूप लग जाइए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके अंदर जो आपके अंतिम 4 से 6 माह होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मेरा ये मानना है कि इतने माह तैयारी करना बहुत मतलब मुश्किल काम होता है। जैसे आपको कोई कह दे कि 3 साल इसमें मेहनत करो। देखो 3-3 साल लगातार कोई मेहनत नहीं कर सकता। उसमें बीच-बीच में लोग ब्रेक भी लेते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट के 4 से 6 माह होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां और उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में शादी है और आप 1 हफ्ते एंजॉय करने चले गए, इस तरह की चीजें नहीं। बहुत जरूरी है तो आप 1 दिन जाइए और लौट आइए। इस तरह की चीजों को त्याग कर आपको 4 से 6 महीने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। यदि आपने 4 से 6 महीने बढ़िया तैयारी कर ली, तो निश्चित रूप से
आपकी पूरी चीज़ें कवर भी हो जाएँगी, आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू में लगता है कि इतनी बड़ी किताबें कैसे कवर होगी, लेकिन वो कवर होती है। एक दिन में तो होगी नहीं। आप ये सोचेंगे आप कि आज ही मैं मेरा आधा कोर्स हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो जितना सा आप समय देते जाएँगे चीज़ों को, उतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएँगी। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये माह हैं 4 से 6 माह, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो तीसरा मेरा पॉइंट है कि 4 से 6 माह तक आप बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ या बहुत ज़्यादा बाहर जाना या इस तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस ये कीजिए कि 4 से 6 माह मैं जितना हो सके अकेला रहूँगा और पढ़ूँगा। और सोशल मीडिया मैंने बताया वो सबसे मस्ट चीज़ है। वो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों की 50% समस्याओं का हल वही है यदि वो सोशल मीडिया यदि छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो ज़रूर मेरी बातों को याद भी रख लेंगे। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस विषय को वो समझने के लिए किताबें पर्याप्त हैं, यानी कोई किताब पढ़ के और आप किसी विषय को समझ सकते हैं, उस विषय की कभी भी क्लास आपको नहीं लेनी है। ना तो फ्री की लेनी है और ना पेड लेनी है। मान लीजिए कि कोई विषय जैसे इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, राजनीति विज्ञान है या आप गणित के विद्यार्थी हैं तो जैसे गणित है, साइंस के विद्यार्थी हैं तो जैसे साइंस है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको ये लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं किताबों के माध्यम से समझ सकता हूं, याद रख सकता हूं, मुझे किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी चाहे वो फ्री हो, चाहे वो पेड हो, आपको उस कोर्सेज में माथा अपना खराब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आप किताब पढ़ कर के 10 मिनट में याद कर सकते हैं, वो वही बात आपको आधे घंटे में बताएगा। उसमें आप नोट्स उतार रहे हो। अध्यापक जो बोर्ड्स के ऊपर आपको नोट्स लिखा रहे हैं, 99% चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी किताबों में उपलब्ध हैं। तो आप पैसा लगाते हैं, वो चीज़ें अध्यापक के साथ-साथ लिखते हैं, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा टाइम लगाते हैं और चीज़ें वही मिलती हैं जो ऑलरेडी किसी 100-200 रुपए की किताब में अध्यापकों द्वारा लिखकर दी गई हैं। तो आप उसमें क्यों? मैं खुद ऑनलाइन कोर्सेज़ के मार्केट में हूँ और किताबें भी आती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर किसी की प्रकार की बेचने-खरीदने की प्रवृत्ति और उसके संबंध में या मेरा कोई इसके पीछे प्लान है कि मैं कुछ विद्यार्थियों को सेल कर दूँ, इस तरह की मोटिवेशन लेके मैं इस तरह की बात सोच के बिल्कुल भी नहीं आया। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कह दे, मैं कह दूँ या कोई और टीचर कह दे जिसको आप ये समझते हैं कि वो तो देवताओं के तुल्य है, यदि वो भी आपको ये कह दे कि आप ये कोर्स लीजिए बहुत बढ़िया है, कभी मत मानना। बाजार पैसों से चलता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाजार पैसों से चलता है। आप डिसीजन लीजिए कि आपको जरूरत है या नहीं है। आपको कोई भी आके कह देगा कि ये किताब बहुत जबरदस्त आई है, नए पैटर्न के अनुसार आई है, आरपीएससी जहां से प्रश्न डालती है इसमें वही तो चीजें दी गई है। ये बोल बोल के सब अपनी मार्केटिंग स्किल्स हैं, वो सब अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। आप इस बात को समझें। तो आप चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको उन विषयों की क्लासेस पेड अनपेड किसी प्रकार की कभी नहीं लेनी है जिन विषयों को आप किताबों से समझ सकते हैं। कोई भी वीडियोस के माध्यम से आपको किताबों से अच्छा नहीं पढ़ा सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। पांचवी बात, पांचवी बात क्या है कि आप किताबें शुरू में चुन लीजिए। एक तरीके से कोई आपको लगे कि कोई अच्छा लेखक या कोई और कोई पब्लिकेशन की अच्छी किताब बाद में आ सकती है, तो उन सेगमेंट को आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आप पहले खरीद लीजिए। मान लीजिए कि किसी एग्जाम के लिए आपको 10 किताबें या 12 किताबें आपको खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है, छोटी आजकल छोटी छोटी बुकलेट्स बहुत आने लग गई। तो आप उसमें से पहले ये सोच लीजिए कि अभी मेरे जो जिस मैं स्टेज में हूँ, वहाँ मुझे शुरू में कौन-कौन सी इस महीने कौन-कौन सी किताबें कवर करनी है, कौन-कौन से जो विषय हैं, सेगमेंट हैं, वो कवर करने हैं। उन विषयों की किताबें आप ले लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि कुछ किताबें और बाद में अच्छी आएँगी, तो उन पार्ट्स को आप बाद में शुरू कर दीजिए। नहीं तो बाकी चीज़ें आप शुरू कर दीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन क्लास, मैंने आप इसी का ये पार्ट है। ऑनलाइन क्लास आपको सिर्फ़ उन्हीं विषयों की आपको लेनी चाहिए, जो विषय आप किताबों को पढ़कर समझ नहीं सकते। इसके अलावा आपको क्लासेस या कोचिंग कभी नहीं लेनी चाहिए। जो चीज़ें देखो राजस्थान के मुझे समझ में नहीं आता कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कोई अध्यापक है, वो बोर्ड पे लिखा रहा है और आप उन चीज़ों को लिख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पीछे इतना टाइम खराब कर रहे हैं, वो चीज़ें किताबों में दी हुई हैं।
तो आप पढ़कर ये याद नहीं रख सकते कि कौन-सा युद्ध किसके बीच में हुआ, उस युद्ध में दोनों तरफ से कौन-कौन लड़े थे, उसका परिणाम क्या हुआ, तो फिर आपको कौन सी कैसे सिखा सकता है? मेरे को आप बताओ। तो कभी भी जो आपके सब्जेक्ट अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, उनकी कोचिंग न करें और अच्छी किताबें पहले से अपनी चुन लें और सिर्फ चुनिंदा किताबें रखें। ऐसा नहीं कि आपने राजस्थान इतिहास की राजस्थान इतिहास आप पढ़ रहे हैं या भारतीय इतिहास आप पढ़ रहे हैं, एक किताब ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर मैंने कह दी कि वो बहुत अच्छी है तो आपने तीसरी ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप किताब तभी बदलें जब आपको बिल्कुल ये लग जाए कि नहीं ये किताब तो आजकल एग्जाम के लिए पर्याप्त नहीं है या ये तो मेरे को याद ही हो चुकी है, इसको मैं क्या बार-बार पढ़ूँ, इससे तो भी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ही आपको किताबें चेंज करनी चाहिए। नहीं तो अपनी किताबों को वही किताबें रखो, उन्हीं किताबों को बार-बार पढ़ो, उनको रिवाइज़ करो। एक जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए, आप एक अच्छी स्थिति में नहीं पहुँच जाए, तब तक किसी के टेस्ट नहीं देने आपको। बिना तैयारी टेस्ट देना मूर्खता है। ये आपका जो या तो एग्जाम के स्तर के अनुरूप टेस्ट सीरीज होती नहीं 90%। कुछ होती हैं एग्जाम के स्तर के अनुरूप डाल दी और आपने बिना तैयारी दे दी तो आपका वैसे भी मोरल डाउन होना है क्योंकि आपके अपेक्षित नंबर तो आने भी नहीं है। तो ये आप चीजों का ध्यान रखें। देखिए ये जो थंबनेल पे लिखी जाती हैं 5 सूत्र 7 सूत्र, ये भी मार्केटिंग का एक हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी क्लिक करे और इसके अंदर देखे। तो यहां मैं एकदम ऑनेस्टली आपको ये बताना चाहता हूं कि आप यहां आ ही गए हैं तो आप सुन के जाइए पूरा और कोशिश कीजिए इन बातों को फॉलो करने की। इसके अलावा आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव बुक्स जो लाते हैं, उनको पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं देखता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव बुक्स इकट्ठी किए जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं। इसको मैंने पहले भी बताया था। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव किताब निकाली। जो क्वेश्चन आपको पहली मर्तबा आपके सही हो रहे हैं, या आपको देखते ही उनका उत्तर पता लग रहा है, उनको आप दोबारा दूसरे राउंड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है या जिसकी व्याख्या में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पहली बार पढ़ी है या आपको याद नहीं थी, उनको अंडरलाइन कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, कोई राउंड कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि जब मैं दूसरे राउंड में पढ़ूंगा तो सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर से गुजरूंगा। यानी ये मेरे को कठिन लगी थी और मेरे को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से आप चिन्हित कीजिए। फिर एक जो छठा पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि दूसरे की रणनीति नहीं फॉलो करें। ये अब बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरे की रणनीति आप क्यों फॉलो करते हैं विद्यार्थी, यानी बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं ये बताऊं, कोई मुझे ये कहे कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है, वो बहुत लाभदायक होता है। मुझे कोई कितना भी ज्ञान दे दे, मेरे लिए संभव नहीं है। देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आदर्शवादी बातें किताबों में, अखबारों में लेख बहुत आते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे कोई ये कह दे कि सुबह 4 बजे उठने से बहुत ज्यादा याद होता है, तो मेरे लिए वो संभव ही नहीं है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था और जब मैं ऐसी बातें सुनता था, तो मैंने 2-4 बार प्रयास करके देखा, मुझसे नहीं हुआ। सुबह उठ के मुझे नींद ही आती है। कोई मेरे को ये कह दे कि रात को 2 बजे तक पढ़ना है, मैं 3 बजे तक भी पढ़ लूँगा। लेकिन कोई मुझे ये कह दे कि आप सो के और फिर दोबारा जल्दी उठ जाओ सुबह, मेरे से नहीं होता। मेरे से कभी विद्यार्थी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए रणनीति जब आप अपनाओ, बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होता है कि लिख कर याद करते हैं। यानी वो चाहे जीके पढ़ते हों, चाहे वो गणित पढ़ते हों, गणित अंग्रेजी में हो सकता है आपको पेन की तो आवश्यकता सभी को पड़ जाती है। गणित अंग्रेजी विज्ञान में न्यूमेरिकल आप निकालें, अभ्यास करें। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जीके पढ़ते हैं, उस समय भी कॉपी पेन अपना साथ रखते हैं और लिख-लिख कर याद करते हैं। मैं खुद भी करता था और भी बहुत सारे लोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ चीजें पढ़कर ही याद हो जाती हैं। तो आप दूसरे को फॉलो नहीं करें कि वो शब्द लिख कर याद कर रहा है तो मैं लिख-लिख के याद करूं, या मैं लिख कर याद कर रहा हूं और वो बिना लिखे ही याद कर रहा है तो मैं उसका तरीका अपना लूं। नहीं, आप अपने तरीके पर ध्यान रखिए। लिखना देखिए कब जरूरी होता है, मैं आपको सीधा सा बताता हूं। लिखना कब जरूरी होता है, जब आप ध्यान नहीं लगा पाते। यदि आपको लगता है कि मैं किताब लिए 15 मिनट से बैठा तो हूं, लेकिन ये पेज ही मेरा क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप बीच बीच में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। दिमाग है वो चला जाता है कहीं दूसरे स्थान पे। तो यदि आप बार बार प्रयास के बाद भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप लिखना शुरू कर दीजिए कि ये पढ़ेंगे और इसमें से मेन मेन पॉइंट में लिखूंगा, क्या पढ़ा मेन मेन पॉइंट में लिखूंगा। उससे क्या है, चीजें स्थायी भी होती हैं और आपको जो ध्यान जो नहीं लगने वाली बात है, वो बात भी आपकी पीछे छूट जाएगी, इससे भी आपका पीछा छूट जाएगा।
यानी इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको ध्यान भंग होने की समस्या है कि मैं किताब कई बार क्या होता है कि देखिए, कोई सीधा शिक्षक तो बना नहीं है, हम भी विद्यार्थी रहे हैं। किताब का पन्ना खोल लेते हैं, पढ़ना शुरू किया, अब आँखें पढ़ रही हैं लेकिन दिमाग के अंदर वो चीज़ जा नहीं रही है, 15 मिनट बाद भी देख रहे हैं कि वही पेज खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सपनों की दुनिया में हैं। हमारा दिमाग है वो कहीं और चला जाता है, हम किसी और सोच में डूब जाते हैं। हो सकता है वो कोई चिंता की बात हो सकता है वो कोई खुशी की बात हो, लेकिन दिमाग वहाँ जा रहा है। जब तक आपका दिमाग का अधिकांश हिस्सा उस समय मौजूद नहीं होगा पढ़ते समय, तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो यदि आपको ऐसी समस्या है, या तो ध्यान लगाइए दिन में 2, 5, 10 मिनट, या फिर आप कोशिश कीजिए कि आप बिना कॉपी पेन लिए पढ़ने की कोशिश ना करें, साथ में लिखने की कोशिश करें। क्योंकि ज़बरदस्ती आपको वो पेन चलाएँगे तो आपका कुछ ज़्यादा दिमाग का हिस्सा वहाँ पर मौजूद आपको रखना होगा। तो इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत काम आएँगी, मेरा ये मानना है। पहला स्टेप सोशल मीडिया वाला जिस विद्यार्थी ने वीडियो के दौरान ही पूरा कर लिया, मैं ये मानता हूँ कि उसने आधी जंग जीत ली है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है। रील देखने के बाद जो विद्यार्थी नियमित रूप से रील देखता है, शॉर्ट्स वीडियो देखता है, उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि उसको किताबें अच्छे तरीके से पढ़ पाना बहुत, बहुत मुश्किल है। ध्यान लगता ही नहीं है। मैं खुद ये कोशिश जब भी कभी छुट्टियाँ ले लेते हैं, काम नहीं करते और रील वगैरह देखनी शुरू कर देते हैं, उसके बाद जब किताब पढ़नी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो तो देखें ही मत। आपको मनोरंजन करना है 10 दिन में, हफ्ते में 1 बार, तो कोई पूरी फ़िल्म ही देख डालिए। वो बेहतर है इससे तो। आप ये सोचते हैं कि क्वालिटी टाइम मुझे कुछ चाहिए दिमाग फ्रेश करने के लिए, तो आप भले ही हफ़्ते 10 दिन बाद एक कोई 2 ढाई घंटे की फ़िल्म ही देख लीजिए। लेकिन रोज़ाना ये जो स्क्रॉल करने वाली आदत है, इसको आप त्याग दीजिए। सामग्री आपने एक बार चुन ली, तो बार-बार ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि वो तो वो किताब पढ़ रहा है, वो दूसरी किताब पढ़ रहा है, प्रश्न उसमें से आ गए तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ये तो सोचो कि आपके पास जो है वो आपको याद हो गई क्या? या आप वो किताब 6 महीने से लिए बैठे हैं, आपको वही याद नहीं हो रही और आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा क्या पढ़ रहा है। अरे! आपने जो पढ़ा है, आपने जो लेकर आए हैं इतने दिनों से, वो आपको याद नहीं हो रहा। आपको 50% भी अभी याद नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं किताब लिया हूँ 1000 पन्नों की, 2000 पन्नों की। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि कितने विद्यार्थियों ने अंत तक ये वीडियो देखा होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, बहुत सारा मेरा काम है वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित रहता है। इसके लिए मैं दूसरे जो अ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो आजकल एक हल्ला है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब मैं बता रहा हूँ, ये बाज़ार मैंने आपको बताया था पैसों से चलता है और पैसों के हिसाब से ही लोग सोचते हैं, पैसों के हिसाब से ही लोग बोलते हैं और हर कोई इससे प्रभावित हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हल्ला मचा हुआ है कि प्रमाणिक पुस्तकें, फिर आरपीसी का उसमें योगदान है कि मूल किताबें पढ़ें, तो उसके संबंध में बहुत सारी एक विद्यार्थियों के मन में संदेह की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन-सी किताबें लाएँ? वो हैरान परेशान हैं। तो इसके संबंध में मैं फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 और इतिहास पेपर 2 फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो मैं बनाऊँगा। पहले भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन एकदम फ्रेश तरीके से बात करेंगे कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में किस प्रकार में कैसी चीज़ें बदली हैं, कितनी बदली हैं, क्या वाक़ई आपको सामग्री बदलने की आवश्यकता है या किस तरीके से आपको नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है या नई रणनीति, नया पैटर्न ये सब हवाबाज़ी है चीज़ों को बेचने की, इन सब के बारे में विस्तार से और ईमानदारी पूर्वक बात करूँगा। मैं आज ही कोशिश करूँगा शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड करने की 1 तारीख को। हो सकता है आपको वीडियो 2 तारीख को मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साल के शुरुआती 1-2 दिन के दौरान मैं कुछ ऐसे वीडियो बना दूँ, जिसके अंदर ईमानदारी से विद्यार्थियों को ऐसी बातें बता दी जाएँ कि साल भर उनको भ्रमित न होना पड़े। नए साल की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हर विद्यार्थी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, ये कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो ज़्यादा बेहतर करेगा, उसको सफलता की प्राप्ति की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।